बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर में जो 5 अगस्त के बाद खुसूसन और उमूमी तौर पे उससे पहले जो हालात रहे हैं, उसमें जो वहाँ की फोर्सेस हैं, हिंदुत्व डॉक्ट्राइन की हामिल और उनकी पैरवी करने वाली उनकी स्टेट की फोर्सेस, फाशिस्ट रजीम की हामिल जो फोर्सेस हैं, उन्होंने वहाँ पे जो जुल्म बपा किया है, पहले तो आप उनकी तादाद अगर देख लें तो पहले 7 लाख थी, फिर ये बढ़ाई गई, अब तकरीबन 9 लाख के करीब ये तादाद बनती है। और इसको कश्मीरियों के ऊपर डिवाइड किया जाए उनकी तादाद के हिसाब से, तो हर 7 कश्मीरियों के लिए एक जो फ़ौजी है उसको तैनात किया गया है। पहले तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए ये कोशिश की गई। उसके बाद फिर काले कावानीन का सहारा लेके बहुत सी गुमशुदगियाँ की गईं, और उन गुमशुदगियों में अगर तनासुब देखा जाए तो या तो बच्चों का ज़्यादा तनासुब है, यानी यूथ का ज़्यादा तनासुब उसके अंदर है, या मर्द हजरात का ज़्यादा तनासुब उसके अंदर हमें मिलता है। और उसके साथ साथ फिर हमने ये देखा कि 5 अगस्त के बाद बिलखुसूस ऐसी सूरत हाल, ऐसी एक एनवायरनमेंट पैदा की गई जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि उनको लाइसेंस टू किल मिल गया। यानी वहाँ पे कोई सेन वॉइस नहीं थी, मीडिया नहीं था, मीडिया ब्लैकआउट था, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट था। इसके साथ साथ बाहर से किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, किसी एनजीओ को आने नहीं दिया जा रहा था। एक किस्म का लाइसेंस टू किल। लाइसेंस टू किल का जो फार्मूला है इनको पहले ही मिल गया है काले कानून के तहत, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो अपनी टारगेटेड कार्रवाइयाँ रखी हैं वो यूथ के हवाले से रखी हैं। यानी अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि यूथ को कत्ल कर दिया जाता है बेईमाना तरीके से सर्जन कॉर्डन के नाम के ऊपर, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखने वाले हों। उन्हें रात रात बाहर खड़ा किया जाता है, उसके बाद उन्हें शहीद कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ अब ये काम उन्होंने कर दिया जो गैर इंसानी आप कह सकते हैं कि फेल है, वो ये कि उनकी लाशें तक उनको हवाले नहीं की जा रही। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, एक वालिद उसके बेटे को जब शहीद किया गया तो वालिद कब्र खोद रहा था और काफ़ी देर तक कब्र खोदता रहा। तो लोगों ने कहा आपके बेटे की लाश तो आई नहीं है। तो वो कहता है कि मैं इंतज़ार करता रहूँगा, कब्र के अंदर बैठ के इंतज़ार करता रहूँगा अपने बच्चे की, जिसकी लाश उसे वापस नहीं की गई। अब ना लाश वापस की जाती है, बल्कि अगर किसी घर में मौजूद ये यूथ होती है उन घरों को मुनहदम भी कर दिया जाता है, उन्हें डैमेज किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है। यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई है। शुपैया में कुछ रोज़ पहले ये वाक़या, ये सानहा पेश आया जिसके तहत नौजवानों को शहीद किया गया। आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि ये नौजवानों के ऊपर जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ हैं, इसका जो रिसेंट पास्ट के अंदर जो इंक्रीज़ आया है वो बेसिकली उसकी क्या वजह हमें नज़र आती है। कौन से ऐसे कानून हैं जिसका सहारा लेके ये सब कुछ कारहाय नुमाया ये फासिस्ट जो फ़ौजें हैं इनकी ये इस सोच की हामिल जो हैं, हिंदुत्व डॉक्ट्राइन की हामिल ये कर रही हैं। और उसके साथ साथ इसके डार्क में रहते हुए, यानी हमें डार्क में रखते हुए, पूरी दुनिया को डार्क में रखते हुए हिंदुस्तान इसके साथ साथ क्या कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारी किस हद तक अदा कर रही है जिसे उसे अदा करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है दो नामवर शख्सियात ने। आज हमें ज्वाइन किया है मियाँ सनाउल्लाह साहब ने, एक्स एम्बेसडर हैं, राइटर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है इरशाद महमूद साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CPDR के और PTI AJ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी हमें ज्वाइन किया है। टू स्टार्ट विद मियाँ सनाउल्लाह साहब, किलिंग्स, ब्रूटल किलिंग्स 5 अगस्त के बाद ख़ास तौर पे ये इंक्रीज़ आया, और यूथ की, जैसे शुपैया का वाक़या, इससे पहले 3 मजदूर बच्चों का वाक़या जैसे हुआ जो मजदूरी मुनासबत की तलाश के लिए गए थे। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, जो एक सीक्वेंस चला रहा है और एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है? अगर हम देखें अब तक 87,000 के करीब कश्मीर की मूवमेंट 89 से ले चुकी है, खा चुकी है, और ये सारे कश्मीरी हैं, इनमें कोई आउटसाइडर्स नहीं हैं। अब उस पे कभी आवाज़ उठती है, कभी आवाज़ नहीं उठती, उसकी कई वजूहात हैं। और वो उसमें जिस तरह आपने कहा सफाकी, और उसमें एक जो एलिमेंट ख़तरनाक आया वो हिंदुत्व का आया, मोदी का फैक्टर है जो सामने आया। अब जो ये 2019 के बाद उन्होंने चेंज किया कि यूथ को नई नस्ल उभर ही ना सके, तो ये एक तरह की कोशिश है कि नई नस्ल में जो यंग लोग हैं उनको आप मिलियामेट करते रहें, उनमें जो भी एक्टिव हैं, जो ये समझते हैं कि ये हमें अपना कदम उठाना है, हमें अपनी आवाज़ मुख्तलिफ़ तरीके से
वानी जो थे शहीद, उन्होंने एक ना दी थी, एक राह दी थी, उस आवाज़ दी थी, उस पे चलने की कोशिश में जो भी बच्चा सामने आता है या उसके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनको दबाने के लिए ये एक सफाकाना किस्म की हरकत है। और जिस तरह आपने बताया कि निज़ाम जो उन्होंने तरतीब दिया है वो इसकी मदद करता है। और चूँकि उन्होंने बंद किया हुआ, हर तरफ से बंद किया हुआ, थोड़ा बहुत इंटरनेट खोला हुआ है, उससे आपको मुझे कुछ पता चल जाता है। अदरवाइज ये वियतनाम की तरह आवाज़ नहीं बन सका। ये दूसरे जगहों पे गूंज इसकी सुनाई नहीं दे रही। कैपिटल में लोगों को पता है, से लंदन में भी पता, तभी वहाँ ना पार्लियामेंट में बातें हुई हैं, ये कांग्रेस, यूएस की कांग्रेस में भी बातें हुई हैं, बाइडेन को भी पता है सारा कुछ है। लेकिन उस जोश से नहीं पता चला कि जो जुल्म की गूंज है वो वहाँ ईवानों तक, वरना ये फैल जाती। ईवानों पे भी हम बात करते हैं। शाद महमूद साहब, जिस तरह ये सानिया पेश आया, 3 रोज़ तक सर्च एंड कॉर्डन के नाम के ऊपर जो है ये काम किया गया, घरों को मुनहदिम किया गया, नौजवानों को शहीद किया गया और पूरा डैबरे इनके ऊपर गिर गया। और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि जो लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई गई और बिल्कुल जिसे कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई। ये सारा का सारा जो पैटर्न है, ये इट्स नॉट न्यू, ये जो पैटर्न है इसको आप किस तरह से रिलेट करते हैं? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट कि यूथ को बिल्कुल खत्म कर देना है? देखिए, ये बिल्कुल इजरायली पैटर्न है। अगर आप वहाँ को देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ की रेजिस्टेंस मूवमेंट को क्रश किया है फ़लस्तीनियों की, इसी तरह वही पैटर्न ये रेप्लिकेट कर रहे हैं कश्मीर में। नौजवान ख़ास तौर पे इनका टारगेट है, क्योंकि ये जितनी तहरीक है इसकी जो बैकबोन है वो नौजवान है। आप देखिए, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रगल को देख लीजिए, प्रोटेस्ट को देख लीजिए, या जो भी एक्टिविटीज़ हैं कश्मीर की, और बहुत सारी जो लीडरशिप है, बुरहान वानी का तो बहुत जिक्र होता है, लेकिन उनके अलावा भी जो जितने लोग हैं, 90s में भी जिन लोगों ने तहरीक को शुरू की थी वो सारे नौजवान। इवन मैं आपकी इस बात को ऐड करते हुए, ये नहीं है कि सिर्फ कोई अनपढ़ जाहिल नौजवान है, अफजल गुरु से लेकर और कोई तकरीबन 10 एमफिल हैं, पीएचडीज हैं, 15 मास्टर हैं, 47 ग्रेजुएट्स हैं, इनको शहीद किया गया। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे फिगर्स दिए जो ये बात बताते हैं कि ये वेल ऑफ घरानों के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और इन्होंने एक पूरे शऊर के साथ इस तहरीक का रास्ता अख्तियार किया। ये नहीं है कि बस रैंडम से जो लोगों ने देखा और किसी जज्बात, जैसे ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि जी लोगों को बहकाया गया है। देखिए, जो पीएचडी लोग हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं वो बहकावे में नहीं आते, उनके लिए बड़ा प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, फ्यूचर होता है, जॉब्स होती हैं, फिर इंडिया जैसी इतनी बड़ी मार्केट है वो उसमें जा सकते हैं। लेकिन उस सब को छोड़ के वो जब रेजिस्टेंस करते हैं तो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उनके ऊपर बहुत ही कोई अजाब गुजरा है। मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ जसवंत सिन्हा की जो 3-4 रिपोर्ट्स आई, उनमें एक रिपोर्ट में उसने कहा था कि एक नौजवान से उनकी बात है, उसने कहा कि मैं ह्यूमिलेशन को, ये जो हमारी रोजाना की ह्यूमिलेशन से है, इसके बजाय मैं मौत को तरजीह देता हूं। एक और नौजवान ने इसी रिपोर्ट में कहा था कि अब जो है कश्मीर के अंदर जो है जिंदगी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें हमारे लिए ये नॉर्मल मामूल की जिंदगी नहीं है। वाकयात होते हैं, जाहिर बात है वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू होगी, तो अल्टीमेटली तो इस सारी चीज ने कश्मीर के नौजवानों में, आपने मुझे एक दूसरा पहलू इसका याद दिलाया, बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर डाला है, इफेक्ट डाला है। वो जहनी तौर पर इससे बहुत मुतासर हुए, उनकी नफ्सियात में इसके गहरे असरात हैं। और बहुत सारी दुनिया की स्टडीज और कश्मीर यूनिवर्सिटी की स्टडीज ये भी कहती हैं कि यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रामाटाइज हो गया है। देखिए, मैं खुद कश्मीर मुझे जाने का मौका मिला है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप दाएं बाएं देखते हैं कि फौज खड़ी है, आप कहते हैं देखिए हम तो कोई इसका तसव्वुर नहीं कर सकते ना कि घर से बाहर निकलें तो पुलिस हमारे सामने, पुलिस का नहीं कर सकते, मोर्चा लगा। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको पता चलता है गली की नुक्कड़ पे जो दुकान है उसके साथ में मोर्चा लगा हुआ है। जिस सोसाइटी में आप इंटर होते हैं उससे पहले आपको फौज से इनकाउंटर, इन्होंने पोस्टें बनाई। इसके अलावा मैं आपको एक दो इंटरेस्टिंग बातें बताऊं कि मैं वहाँ ट्रैवल कर रहा था, तो एक हम कार में चल रहे थे, तो हमारे साथ जो है ना, हमारे सामने एक फौजी ट्रक बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि आप इसको क्रॉस क्यों नहीं करते? उसने कहा सर जी गोली लगेगी। मैंने कहा क्यों गोली लगेगी भाई, हम वो बहुत आहिस्ता चला। उसने कहा नहीं, अगर ये 6 घंटे भी आहिस्ता चलेगा हम 6 घंटे इसके पीछे, अनलेस कि ये हमें रास्ता दे दे। तो एक ऐसा फियर
ایک ایسا خوف کا انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کیا. ابھی یہ جو گھروں کو تباہ کر دینا, میسو قسم کا ایک وہ جو ہے نا پبلک کے اوپر پریشر ڈال دینا کہ جی آپ سائیکالوجیکل ٹراما بالکل, کہ آپ کے گھر کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا, آپ کسی کو پناہ نہیں دے سکتے, کسی کو رکھ نہیں سکتے, کوئی آپ کو کوئی شکایت کرے گا اگر آپ کے خلاف تو آپ کے بچے بھی مارے جائیں گے, آپ کا گھر بھی, آپ کی پراپرٹی بھی جائے گی, آپ خود بھی جیل جائیں گے. پرپز یہ ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی بھی ریزسٹنس کو سپورٹ نہ کر سکے. دوسری طرف یہ چلیں آپ مان لیتا ہوں کہ ریزسٹنس سے آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے, لیکن جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس میں بھی لوگوں کو کچھ نہیں باہر آنے دے رہے. 19 ماہ کے بعد میر وائز عمر فاروق کو آپ نے رہا کیا, ایک دن کہا کہ جی آپ کل سے جمعہ پڑھا سکتے ہیں, اور جب وہ جمعہ پڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں جمعہ پڑھانے جاؤں گا تو ان کو کہا نہیں آپ کو دوبارہ اریسٹ کر دیا گیا. تو یہ عالم ہے کہ جو ایک پیسفل ہمارے میر وائز ہیں, اور جو آپ سمجھیں کہ کشمیر کے ایک بہت یہ صدیوں سے ان کی گدی ہے, ان کا بہت فالوورز ہیں. اگر یہ سیاست میں نہ بھی ہوں یا تحریک حریت میں نہ بھی ہوں تو بھی یہ کشمیری کے لیے ایک بڑی مقدس ہستی ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ شوپیاں میں نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. علی گیلانی صاحب پچھلے 10 سال سے جیل میں ہیں, یاسین ملک صاحب کو یہ ایک پیٹرن ہے پورا. میں اس پہ فردر بات بھی کروں گا آپ سے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میاں ثناء اللہ صاحب بتائیے گا, ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, اگر خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد کی صورتحال دیکھی جائے, میس گریوز ہیں, لاشیں جو والدین کو ان کے بچوں کی نہیں دی جاتی, اور گمنام قبروں کے نام سے یہ مشہور ہے, اور یہ قبریں کھودی گئیں تو 200 اور 250 اس کے اوپر رپورٹس بھی موجود ہیں. خود کشمیر کا جو انسٹیٹیوٹ اپنا جو اسٹیٹ کا ادارہ ہے ہیومن رائٹس کا, اس کی یہ رپورٹ ہے, بعد میں اسے ادارے کو بند کر دیا گیا. یہ صورتحال ہے. کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں دیکھ رہی اس کو؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے پورے نا جو کچھ وہاں ہو رہا ہے, یہ ہماری میرا خیال ہے کہ سوچ صحیح نہیں ہے, کہ ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے, آخر یہ سیٹلائٹ کی دنیا ہے, یہ سپر انفارمیشن کی دنیا ہے, سوشل میڈیا کی دنیا ہے, اور یہاں ابھی کوئی واقعہ نمودار ہونے کی کوشش میں ہوتا ہے تو وہ خبر بن کے کہیں سپلیش ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. اب یہ جو عالمی ضمیر ہے وہ کیوں نہیں جاگ رہا پھر؟ اور پھر اس کے بعد جبکہ ایجنڈا نمبر 1 میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے, اور 77 سال سے یہ وہاں پڑا ہوا ہے. یہ امریکہ ہی تھا جس نے نا 47 میں, اس کے بعد 62 میں کوشش کی تھی, آئرش کو کہا تھا کہ ریزولوشن لاؤ. اس سے پہلے ہیری پریزیڈنٹ نے کہا تھا برٹشر کو کہ یہ آپ نہ کریں, مل کے کریں, تو وہ سارا کچھ. اب وہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب صرف چائنا ہی ہے نا ہماری بات کو کیوں P5 میں لے کے گیا, اور وہاں بھی پھر آگے بات کیوں نہیں چل پائی؟ تو یہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک ویل ڈیزائنڈ نا ایٹیچیوڈ ہے جیو پالیٹکس کے ساتھ ساتھ جیو اکنامکس نا سٹینڈ جو ہے وہ بہت ہیویلی اس کو نا اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے. ان کو اب چونکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ پیٹرن بڑا ویل سیٹلڈ پیٹرن ہے, اس کی ایکسیپٹنس بھی ہے اسرائیلی. اگر آپ اسرائیل کے فلسطین کے اوپر اپنی امریکن موویز بنی ہوئی دیکھیں, وہ کس طرح یوتھ کو پکڑتے ہیں, کس طرح انہوں نے ان کے اندر ہی لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی مخبری کرتے ہیں. تو جہاں بات چیت کی آزادی نہیں ہے, گھر کے اندر آپ گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ نہیں پا سکتے. سٹریٹ تو ویسے ہی بگڈ ہیں. تو اس لیے کشمیری کا جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ خون میں جو نہلائے جا رہے ہیں وہ خون لوگوں کو نظر ہے نا ایز سچ ہماری ٹی وی سکرین پہ نظر نہیں آتا. آپ نے 4 5 6 لوگوں کی بات کی, ایک انسیڈنٹ کی بات کی. اب ایٹیچیوڈ لوگوں کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بڑا ملک ہے, پہلے یہاں افغانستان ہے, یہ ابھی انہوں نے آپس میں یہ کر لیا ہے, سیز فائر LOC پہ کر لیا ہے,
और उसमें सारे ना एग्रीमेंट्स की बात रे ऑफ होप नहीं, ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये इनकन्सिस्टेंसी जो है ये हमारे काज को, कश्मीर के काज को, जिस तरह वो गिलानी साहब का खाता है, कुछ सोच समझ के उसमें भी किसी कश्मीरी को भी बिठाना चाहिए था और उनसे कुछ और भी ना लेना चाहिए था। ये अगर लिया गया है, मेरे नॉलेज में नहीं है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि ताकि इनका भी तो कुछ, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात पे कश्मीरी मरते ही रहे, उनकी जनरेशन है ना ख़त्म ही होती रहे। उनकी हिम्मत है जो अभी तक वो खड़े हैं। ठीक ठीक। इरशाद महमूद साहब, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं पीटीआई के भी, गवर्नमेंट इस हवाले से कितनी क्लियर है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, और ख़ास तौर पे अभी एलओसी के हवाले से ये बात सामने आई कि एलओसी के ऊपर जो है वो दोबारा से हमने देखा कि जो वायलेशंस है उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है। दोनों अतराफ ने इस बात को महसूस किया है कि नाउ दिस इज़ द टाइम। तो शुड वी एक्सपेक्ट अहेड कि कुछ बेहतर होने वाला है, ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब ही नजर आना चाहिए? देखिए 25 फरवरी से तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक मुकम्मल पीस है, जो एक बड़ी इंकरेजिंग बात है, बहुत इंकरेजिंग बात है, क्योंकि कम्युनिटीज़ ऑन बोथ साइड जो है वो कश्मीर के लोग थे और वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे थे और बेशुमार लोग इसमें मारे गए। मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जिसके बाद ये तवक्को की जाती है कि फॉलो अप में कुछ टेंजेबल किस्म के इनिशिएटिव्स होंगे। आज मैं गया था नेशनल सिक्योरिटी इस्लामाबाद डायलॉग था, सिक्योरिटी डायलॉग, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर इस बात का इजहार किया। उन्होंने ये बात दोहराई कि भाई अगर इंडिया कश्मीर के लोगों को अगर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देता है, पीसफुल तरीके से इस मसले का हल करता है, तो पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है वो रिलेशनशिप को न सिर्फ नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार है, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इंडिया को सेंट्रल एशिया तक एक्सेस भी देने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिया का ड्रीम था। आपको पता है चाबहार जो बना रहे हैं वो बहुत सारी कुछ सरकमवेंट करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक हो नहीं पाया। नहीं, दूसरा ये तो लैंड रूट है ना, आपका ग्वादर हो गया या चाबहार हो गया, तो वो तो एक शिपिंग करनी पड़ती है आपको। दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर ने ये कही कि हम सेंट्रल एशिया की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ मुकम्मल पीस चाहते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी करेंगे, बिजनेस करेंगे। हमारी सोच जो है अब जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय जियो इकोनॉमिक है, और हम रीजन में सिर्फ पीस अपने लिए नहीं चाहते। हमारा इसमें से पीस में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान फैले फूले, हम चाहते हैं पूरा रीजन साथ फैले फूले। हम सिर्फ अपनी तरक्की नहीं बल्कि पूरे रीजन की तरक्की चाहते हैं। जहाँ तक हमारे ईस्टर्न बॉर्डर का मसला है, प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ये बात कही कि कश्मीर के अलावा हमारा हिंदुस्तान के साथ और कोई मसला नहीं है, आप इसमें पेशरफ्त करें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप पहल कीजिए। आप उससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे आर्मी चीफ ने भी बहुत इस पे एक बोल्ड किस्म के इनिशिएटिव लिए थे। पाकिस्तान उससे पहले करतारपुर में इतना एक मैसिव किस्म का इनिशिएटिव ले चुका है जिसकी मिसाल जो है 70 साल 75 साल में नहीं मिलती है, लेकिन उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। तो हमें उम्मीद ये है कि इंडिया रेसिप्रोकेट करे, और ये कोई हम इस वजह से नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को वीक हो गया या उम्मीद पाकिस्तान का इजहार बहुत अच्छी बात है शाह साहब, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो डेटा में पढ़ा था प्रोग्राम आने से पहले 3.2 मिलियन लोगों को डोमिसाइल इशू कर दिया गया है। इसके साथ साथ वो यूथ को मार रहे हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा डेटा और शेयर कर लूँ तो 8,652 अनआइडेंटिफाइड मैस ग्रेव्स जो हैं वो दरियाफ्त हुई हैं। तकरीबन 889 विलेजेस और 6 डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पे कश्मीरियों को 8 से 10 हज़ार कश्मीरियों को डिसअपेयर किया गया है। इसके साथ साथ कोई 2,500 से 3,000 औरतें जो हैं वो हाफ विडोज बन चुकी हैं। इकॉनमी की अगर बात करें, सिर्फ कश्मीर के हवाले से बात करें तो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 60% जो है 62% की एक्सपोर्ट गिरी है। $6 बिलियन का इनका नुकसान हुआ है। 5 लाख के करीब कश्मीरी जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। वहाँ सूरत हाल ये है। तो ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने बड़ा सही कहा, एक बड़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन है।
जो कश्मीर के अंदर इनसाइड हो रहा है, सीज फायर के बाद हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि इनकाउंटर्स होंगे जैसे शोपियां में हुआ या लोगों के साथ उसी तरह जैसे ना बड़े पैमाने पे आप पब्लिक को टार्चर कर रहे हैं, यूथ को मारे जा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे कि जिससे कश्मीर के अंदर एक एनवायरनमेंट जो है वो टोन डाउन होगा, लोगों के अंदर जो है ना एक पुरअमन सी सिचुएशन क्रिएट होगी और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग एक डायलॉग की तरफ या किसी बातचीत की तरफ आएंगे। लेकिन उससे ये अभी जो इंडिया ने वहाँ इक़दाम किए उनसे ये लगता है कि वो कश्मीर के इनसाइड कश्मीर जो है, जो उनकी अपनी रिप्रेसिव किस्म की पॉलिसीज़ हैं, उनमें अभी तो उन्होंने कोई चेंज नहीं लाया। पाकिस्तान जो बात करता है पीस की, मैं इसको थोड़ा वजाहत कर देना चाहता हूँ, उसका मतलब कोई वीकनेस नहीं है। आप एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि जी हम जो है ना कश्मीर को हाईलाइट करना बंद कर देंगे। आप यूनाइटेड नेशन में मल्टीलेटरल फोरम्स पे जो कश्मीर की बात कर रहे थे, इनसाइड पाकिस्तान जो आप बात कर रहे थे, या दूसरी जो अखलाकी सपोर्ट आप कर रहे थे सियासी सफाती, वो छोड़ने का मतलब कोई नहीं है। हमारी जो रेड लाइंस हैं वो बड़ी क्लियर हैं। हमारी रेड लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कश्मीर का ऐसा सोल्यूशन जो कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हो, जो पाकिस्तान के नेशनल जो हमारे सिक्योरिटी और कौमी मफादात थे उनके मुताबिक। हम अब किसी की डिफीट नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर अपने स्टांस से पीछे हट जाए। ये सारा इनिशिएटिव जो है ये एक लार्जर पाकिस्तान का जो नया नैरेटिव है, जो थिंकिंग है, उसके मुताबिक है। लेकिन उसमें कश्मीर वहीं फिट होना होता है। रेड लाइन यही है कि भाई कश्मीर का ऐसा सोल्यूशन जो कश्मीर के लोगों को एक्सेप्टेबल हो, जो हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस की, दूसरी उनसे मुताबिकत रखता हो। तो ये वो रेड लाइन है। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी इंडियन मीडिया में बहुत सारे लोगों की तज्जिए और ये टॉक शोज और दूसरी चीजें, उनमें एक बड़ा यूफोरिया सा है कि जैसे शायद पाकिस्तान अपनी पोजीशन से पीछे हट गया। मुझे लगता है कि इंडियंस एक दफा हमें दोबारा गलत रीड कर रहे हैं। पाकिस्तान को वो जो पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं वो हमेशा से करते रहे हैं। या तो वो इसके नतीजे में कश्मीर के अंदर एक गलत मैसेजिंग करें ताकि लोगों को डिमोरलाइज कर सकें, स्पेस लेने की कोशिश करें, या फिर ये कि वो एक बार फिर पाकिस्तान के जो कश्मीर के हवाले से जो रिजॉल्व है, जो पोजीशन है, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी। मियां सनाउल्लाह साहब, थोड़ा सा अगर हम बात कर लें, जो मैसेजेस हैं, ये तमाम जो मैंने डेटा और फिगर्स शेयर किए, पाकिस्तान कुछ और मैसेज दे रहा है, इंडिया किसी और तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त दिस इज़ नॉट द हाई टाइम व्हेन के यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल आ गया है और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो आ गया है, जहाँ पर सिर्फ डिस्कशंस हो रही हैं, बिकॉज कश्मीरी के लिए एक डिस्कशन का होना एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। डोंट यू एग्री विद दिस? मैं एग्री करता हूँ जहाँ आपने जो बात कही है कि ये एनफ नहीं है, इवन ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन करना, आपके जनरल सेक्रेटरी यूएन के तो कई बार कह चुके हैं। अब उसके बाद P5 आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और उसमें लकीली सिर्फ एक आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, और बाकी तो नहीं है। हालांकि ये कहना कि ये वो हमारे दुश्मन है, ये तो नहीं है। हमारी सबके साथ बातचीत जारी है, और हमने जिस तरह कहा कि हमारा जो बेसिक स्टांस है, फंडामेंटल स्टांस है, उससे हम हटे कभी भी नहीं है। लेकिन उसमें जो हम अपना वज़न, उस पलड़े में वज़न डालते हैं, उसमें डालने के वक़्त हमारे में जो डालने की आदत है वो उसमें इनकन्सिस्टेंसी आती है या रॉन्ग मैसेजेस चले जाते हैं जो कि हमारी तरफ से रॉन्ग नहीं होते। डिप्लोमेटिकली हम इस वक्त कश्मीर के इशू के ऊपर कहाँ खड़े हैं? सही खड़े हैं, सुस्त खड़े हैं, तेज़ खड़े? आप इन सब के मिक्स में खड़े हैं, तेज़ बिल्कुल नहीं खड़े। अगर आप अपने बयानात देने से ये समझते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही है, ये बयानात में कभी भी मैं अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा कि अभी तक जितने भी बयानात हमारी पॉलिसी कभी चेंज नहीं हुई। हमेशा हमने गुड नेबरली रिलेशनशिप रखे, लेकिन उसकी कसौटी इंडिया के साथ हमारी सिर्फ कश्मीर ही है। और कश्मीर के लिए हमेशा सेल एम्बेसीज में होते रहे। यहाँ कहा गया कि कभी सेल नहीं बने, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। सारा का 70-80% हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी रिवॉल्व इसी के इर्द गिर्द करती है। हमने बहुत सारे मौके ऐसे थे जिसमें हमने सुस्ती दिखाई, कर नहीं सकते थे, सुस्ती दिखाई। अभी भी गवर्नमेंट ना अपनी कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन
इसमें और कोशिश की ज़रूरत है। जो कश्मीरी लोग बाहर बैठे हुए हैं उनकी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, इस पे यकीनन मज़ीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। मियां सनाउल्लाह साहब, इरशाद महमूद साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी इंटेलेक्चुअल इनपुट भी दी और साथ साथ आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर किए कि कैसे यूथ को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नाज़रीन, यूथ को निशाना एक प्लान के तहत बनाया जा रहा है। एक तरफ यूथ को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ डोमिसाइल्स इशू किए जा रहे हैं। और डोमिसाइल इशू करने का एक वाज़ेह मतलब है कि डेमोग्राफिक चेंजेस करके दुनिया को ये बताया जाए कि जो कश्मीरी हैं वो दरअसल हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। दुनिया को ये दावत दी जाए, आएँ और प्लेबिसाइड करवाएं, और इसका जो रिजल्ट्स है वो यकीनन इंडिया के हक में होगा, क्योंकि आबादी का जो तनासब जब बिल्कुल ही चेंज कर देंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये दिस इज़ द हाई टाइम, दुनिया को आगे आना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे कश्मीरी यूथ को जो है वो कत्ल किया जा रहा है, कश्मीरियों को गुमशुदा किया जा रहा है, वहाँ पे जुल्म ज़्यादती की जा रही है, उसे रोकना पड़ेगा। महज रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, इससे आगे बढ़ना होगा। कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।